अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी स्नैक्स खा रहा होता है और उसके नीचे फैन लिलिन और मिंग फेई होती है। वो दोनों भी स्नैक्स खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। इस पर फैन लिलिन मिंग फेई से कहती है कि वो जो लड़का था वो कितना ज़्यादा रूड था। वो लड़का तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला कह रहा था। क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था ये सब कुछ सुन के? मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो उसका चेहरा देखते हुए कहती है कि तुम्हारा चेहरा इतना डार्क क्यों हो गया है? क्या तुम रात भर सोई नहीं? और मैंने जो स्किन केयर दिया था क्या तुम उसका यूज़ बिल्कुल नहीं करती? तो मिंग फेई कहती है कि नहीं, जो तुमने मुझे दिया है मैंने उसे आज तक यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे बुरा लगता है किसी का भी सामान यूज़ करने में। वैसे ये स्किन की बात छोड़ो, मुझे तुमसे ये कहना है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही जल्दी बदलने वाली है, क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जिसे मैं पसंद तक नहीं करती। तुमने रेस्टोरेंट में तो देखा ही था कि वो लड़का कितना ज़्यादा मीन था, लेकिन मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रहे हैं उससे शादी करने के लिए। जो सुनकर फैन लिलिन भड़क जाती है और कहती है कि नहीं, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। जो सुनकर ल्यूजी और मेंग फेई दोनों ही फैन लिलिन की तरफ देखते हैं, जिसके बाद फैन लिलिन कहती है मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता वो लड़का तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट पर जिस तरह से बिहेव कर रहा था मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें खुश रखेगा। और वैसे भी उस लड़के की शक्ल में ही लिखा है कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है। तुम चाहो तो किसी अच्छे और हैंडसम लड़के से शादी कर सकती हो। फिर फैन लिलिन कहती है कि क्या तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो तुम्हारे लायक का हो, जिसे तुम पसंद करती हो? तो मिंग फेई कहती है कि लड़का है ना, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी लाइफ जैसी है मेरी लाइफ ऐसी बिल्कुल नहीं है। फिर हमें मिंग फेई का स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर जब मिंग फेई की मॉम उस लड़के की फ़ोटो दिखाती है तो मिंग फेई डायरेक्ट मना कर देती है कि वो इस लड़के से शादी नहीं करेगी। और इसमें मेरा पूरा हक है कि मैं किससे शादी करूँगी और किससे नहीं। जो बात सुनकर मिंग फेई के डैड पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगी। अगर तुम हमारी पसंद से शादी नहीं करोगी तो फिर किससे शादी करना चाहती हो? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो फिर तुमने हमारी क्या इज्जत रखी? जिस पर मिंग फेई कहती है कि आपकी इज्जत रखना इसका मतलब मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूं। आप यही चाहते हैं ना? फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग फेई टहल रही होती है और अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते पर उसे दिखता है कि उसका जो फियांसे है वो किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। फिर आते टाइम वो लड़का मेंग फेई को देखता है और उसे देखकर वो सोच रहा होता है कि इसे इस टाइम पर यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर वो उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हो? फिर वो लड़का उस लड़की को कहता है कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। जो बात सुनकर मेंग फेई कहती है कि इसका मतलब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और यही काम तुम करते हो। अगर मैं ये घर पे बता दूँ तो कैसा रहेगा? इस पे वो लड़का कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और कुछ महीनों के बाद हमारी शादी भी होने वाली है और मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। ये बोलकर वो मेंग फेई को छूने लगता है, जो देखकर मेंग फेई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो अपने फियांसे को ही एक थप्पड़ मारती है। उसके फियांसे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी मेंग फेई को मारने ही वाला होता है। इतने में हम देखते हैं कि उससे कोई खींचता है अपनी तरफ और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। मेग फेई वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। वो देखती है कि कोई गिरा है और उसके हाथ में भी चोट आई है, लेकिन वो कौन है उसे पता नहीं लग पाता। इतने में वो लड़का उठता है और वो मिंग फेई पे चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं नीचे गिरा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उसे मारने के लिए उसके पास जा ही रहा होता है, तभी वो लड़का जिसने मिंग फेई को बचाया वो बीच में आ जाता है और वो मिंग फेई को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फैन बेई है और वो मेंग फेई के लिए काफ़ी ज़्यादा पिट जाता है। इतने में वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं उन लोगों की लड़ाई छुड़ाने के लिए और उसी बीच फैन बेई बाहर आ जाता है और अपनी साइकिल उठाता है और मेंग फेई को अपने पीछे बिठाकर वहाँ से ले आता है। मेंग फेई पीछे से सब कुछ देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि अगर आज फैन बेई नहीं आता तो उसके साथ क्या होता। जब फैन बेई मेंग फेई को अपने पीछे बिठाकर ले जा रहा था तब भी फैन बेई उससे कह रहा था कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जिसके बाद मेंग फेई बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही होती है, तभी फैन बेई उधर से आ रहा होता है तो मेंग फेई उससे पूछती है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और कितने दिनों से कर रहे हो। तो फैन बेई कहता है
कि हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मुझे डर लगता था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो, और देखो आज वही हुआ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका। लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जिसके बाद मेंग फेई उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत समझूंगी। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं तो तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की। जो सब बातें सुनकर फैन बेई को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है और वो मुस्कुराता है। फिर नेक्स्ट दिन हमें फैन लिलिन और मेंग फेई का दिखाया जाता है, जहाँ पर मेंग फेई ये सब कुछ कहानी फैन लिलिन को बता रही होती है और कह रही होती है कि इस सब के बावजूद भी तुम मुझे कह रही हो कि मैं उसे लाइक ना करूं। तुम्हें पता है उसने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं आज मैं यहाँ पर होती भी या नहीं। और वो अकेले बहुत लोगों से लड़ सकता है। मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। ऐसा कौन करता है किसी के लिए। अब तुम बताओ फैन लिली, क्या मुझे मेंग फेई को पसंद नहीं करना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद जो सब बातें सुनकर फैन लिलिन कुछ भी नहीं कहती। फिर मेंग फेई फैन लिलिन से कहती है, और मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे लिए कि तुम किसी भी लड़के को डेट मत करना जो तुम्हें ऑनलाइन मिले। इतने में ल्यूजी पीछे से आता है और कहता है कि मेरा स्वीट पोटैटो तो खत्म हो चुका है, क्या हम लोग इसे अब फेंक दें। और वैसे भी हमें घर जाना चाहिए क्योंकि सनसेट भी खत्म होने वाला है। फिर फैन लिली ल्यूजी की तरफ देखती है और सोचती है कि बस अब बहुत हुआ। फिर वो उड़ती है और मेंग फेई का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें ल्यूजी से शादी करनी चाहिए। क्या ये हैंडसम नहीं है, क्या ये गुड लुकिंग नहीं है, ये भी तो एक अच्छा इंसान है। मैं इतने दिनों से इसके साथ रह रही हूँ, मुझे पता है ल्यूजी बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए एकदम सही है। लेकिन मेंग फेई मना कर देती है और कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो और ये सब बातें करना बंद करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मुझे किसी से भी प्यार नहीं है। मैं जिससे पसंद करती हूँ उसे ही शादी करूंगी। आखिर फ्रीडम का मतलब क्या है। तुम मुझे फोर्स करके किसी से भी शादी नहीं करा सकती। ये बोलकर मेंग फेई वहाँ से चली जाती है। फैन लिलिन मेंग फेई से कहती है कि तुम इस तरह से नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर हम लोग लूजी को देखते हैं कि उसका दिल बिल्कुल तेजी से धड़कने लगता है। इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन मेंग फेई के पीछे पीछे जा रही होती है और उसे रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद मेंग फेई पीछे मुड़ती है और फैन लिलिन से पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनकर फैन लिलिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्रामा की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो फेन बेई का दरवाज़ा खटखटाती है। तभी फेन बेई अंदर से दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि आंटी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्या आपको मुझसे कुछ काम है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और वो फैन बेई की आंटी को देखती हुए कहती है कि ये तुम्हारी आंटी है, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी है। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि डैड की कोई रिश्तेदार भी है, वरना उनकी तरफ से मैं किसी से भी नहीं मिली। तभी उसकी आंटी कहती है कि वैसे ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तभी अंदर से ल्यूजी कहता है कि इस खाने को चेंज करो, मुझे ये जला हुआ पीस नहीं चाहिए। जो बात यहाँ पर फैन बेई की आंटी सुनती है और कहती है कि अच्छा इसका मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं, अंदर और कोई भी है। ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है, लेकिन फैन लिलिन उसे रोक देती है और बीच में खड़ी हो जाती है। लेकिन फैन बेई की आंटी नहीं सुनती और फिर भी वो अंदर आ जाती है। जिस पर फैन लिलिन कहती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तुम जूता पहन के अंदर आ रही हो, कम से कम अपने शूज़ चेंज कर लो। जिस पर फैन बेई कहता है कि आपको शूज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही अंदर आ सकते हो। और इधर अंदर ल्यूजी बोल रहा होता है कि उस फूड को चेंज करो, ये बहुत ही ज़्यादा जला हुआ है, मैं तो इसे खा भी नहीं सकता। जिसके बाद फैन बेई की आंटी कहती है कि तुम वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई थी कि तुम जिस गाड़ी को इतने दिनों से ख़रीदना चाहते थे वो आ गई है, मैं उसे ड्राइव करके लाई हूँ और वो नीचे है। जो बात सुनकर फैन बेई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों आते हैं फैन बेई की गाड़ी को देखने के लिए। जो देखकर फैन लिलिन फैन बेई से कहती है कि डैड, क्या आप इतने दिनों से सिर्फ इस खटारा गाड़ी को खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे थे, इससे अच्छा आप कोई अच्छी गाड़ी खरीदते। तभी सेकेंड मोमेंट फैन लिलिन को रियलाइज़ होता है कि उसने फैन बेई को डैड बोल दिया है, जो उससे काफ़ी बड़ी गलती हुई है। अब वो बात सुनकर फैन बेई शॉक्ड होता है और कहता है कि तुमने मुझे क्या कह के बुलाया। अब वो कुछ कह पाता तभी ल्यूजी कहता है कि ये गाड़ी उतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है,
खैर इसे चलाने लायक इंसान तुम ठीक ही हो, क्योंकि तुम मॉडर्न कार और मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं चला सकते, तो यही तुम्हारे लिए ठीक है। अब ल्यूसी ने यहाँ पर अपना जादू कर दिया होता है और फैन बेई इस सब के बारे में भूल चुका होता है। जिसके बाद फैन लिलिन फैन बेई से कहती है कि क्या तुमने अभी कुछ गलत सुना, क्या मैंने तुम्हें कुछ कह के बुलाया? तो फैन बेई कहता है कि तुम आखिर किस बारे में पूछ रही हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं अब बाहर नहीं रह सकता, अगर तुम लोग को रहना है तो रहो यहाँ पर। ये बोलकर फैन बेई वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर फैन लिलिन अभी भी कंफ्यूज होती है और सोच रही होती है कि मैंने फैन बेई को डैड कह के बुलाया, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया। फिर वो ल्यूसी की तरफ देखती है और कहती है क्या तुमने भी कुछ नहीं सुना जो मैंने कहा? तो ल्यूसी कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रहा, क्या तुम बाहर ही रहना चाहती हो? ये बोलकर ल्यूसी अंदर चला जाता है। फैन लिलिन स्टिल कंफ्यूज होती है और कह रही होती है कि मैंने सब कुछ इतने क्लियर वर्ड में बोले थे और इन लोगों ने मुझसे कुछ सवाल भी नहीं किया, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी के पीछे पीछे जाने लगती है और फैन बेई से कह रही होती है कि तुमने उस खटारा ट्राईसाइकिल को लेकर ठीक नहीं किया है, आखिर तुम उसका क्या ही करोगे? तभी फैन लिलिन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन ल्यूसी उसे पकड़ लेता है, जो देखकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और ल्यूसी से कहती है कि तुम तो भी मेरे आगे चल रहे थे ना, फिर अचानक से पीछे कैसे आ गई, आखिर चल क्या रहा है? तो ल्यूसी कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तो हमेशा से तुम्हारे पीछे चलते आ रहा हूँ, तो भला आगे कब गया? तुम्हें ही कुछ गलत फहमी हो रही है। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से चला जाता है। ल्यूसी के जाने के बाद फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और उस हर एक मोमेंट के बारे में याद करती है जहाँ पर ल्यूसी ने फैन लिलिन की हेल्प की थी। कि फैन लिलिन जब फर्स्ट टाइम पास्ट में आई थी तो सबसे पहले वो ल्यूसी से मिली थी और उसी ने उसकी हेल्प की थी, और उस दिन रेस्टोरेंट में भी कप गिरने से ल्यूसी ने बचा लिया था, जबकि ल्यूसी का ध्यान तो कप में था ही नहीं, वो तो फूड ऑर्डर करने में बिजी था। और उस दिन क्लास में भी उस लड़के से ल्यूसी ने ही फैन लिलिन को बचाया था, और जिस दिन वो कैफ़े गई थी उससे पहले ही ल्यूसी वहाँ पर पहुँच गया था। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। फिर जब ल्यूसी बोर्ड साफ कर रहा होता है तो फैन लिलिन उसे काफ़ी गौर से देख रही होती है। फिर वो उसके पास जाकर उसे पूछती है कि तुम बताओ मुझे, तुम कौन हो? फिर एक और सीन दिखाया जाता है जब फैन लिलिन ल्यूसी को रोक कर उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम मुझे बता दो कि तुम मुझे क्या पहले से जानते हो। ऐसे करते करते हमें बहुत सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर फैन लिलिन ल्यूसी से पूछने की कोशिश करती है कि तुम आखिरकार हो कौन, क्या तुम कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानती? मैं जहाँ कहीं भी जाना चाहती हूँ तुम मुझसे पहले पहुँच जाती हो और हर एक चीज़ में मेरी हेल्प करते हो। जो सब बातें सुनने के बाद अब ल्यूसी फैन लिलिन के पास आने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए। फैन लिलिन कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, तो ल्यूसी कहता है नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वरना मुझे तुम्हारी इतनी चिंता क्यों होती। मैं हर जगह तुम्हें फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं हर बार तुम्हारी हेल्प करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और तुम भी तो मुझे लाइक करती हो, इसीलिए तो हर रात तुम मेरे बारे में सोच कर ही सोती हो। जो बात सुनकर फैन लिलिन कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो भला, मैं तुम्हारे बारे में क्यों ही सोचूंगी और तुम्हारे बारे में सोचकर क्यों सोऊंगी। जो बात सुनकर ल्यूसी हंसने लगता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारा चेहरा येलो क्यों हो गया है? हो सकता है कि तुम मुझे हर समय याद करती रहती हो, इसलिए मैं भी कभी कभार तुम्हारे बारे में सोच लेता हूँ, और जहाँ तुम्हें जाना होता है वहाँ पर मैं तुमसे पहले पहुँच जाता हूँ। जो सब बातें सुनने के बाद फैन लिलिन कहती है कि तुम बस करो, इतने सारे बहाने बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बोलकर फैन लिलिन वहाँ से चली जाती है। फैन लिलिन के जाने के बाद ल्यूसी एक गहरी सांस लेता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन फैन लिलिन का दिखाया जाता है जब वो मिरर के सामने बैठी होती है और अपने चेहरे को देख रही होती है और कहती है कि क्या मेरा चेहरा सच में येलो हो गया है? क्या ल्यूसी सच कह रहा था? जिसके बाद फैन लिलिन अपना स्किन केयर करती है, जिसके बाद वो सो जाती है और वो सोते टाइम भी यही सोच रही होती है कि बस किसी तरह से मेंग फेई और ल्यूसी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए और वो लोग एक दूसरे से शादी कर ले। जहाँ पर ल्यूसी का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, हमें फुल फ्रीडम है अपनी पसंद की शादी करने का। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से चला जाता है।
तभी फैन लिलिन को याद आने लगता है वो सब कुछ, कि किस तरह से मेंग फेई के मॉम और डैड उसकी शादी जबरदस्ती उस बेवकूफ़ लड़के से कराने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर मेंग फेई भी कह देती है कि उससे उस लड़के से शादी नहीं करनी, क्योंकि मेंग फेई फैन बेई को ऑलरेडी पसंद करती है और फैन बेई एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो मेंग फेई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वही सब बातें सोच सोच कर इधर फैन लिलिन की नींद टूट जाती है। उठने के बाद वो कहती है कि मैं 2-3 घंटे तो सो ही गई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा पसीने भी आ रहे होते हैं, तो वो टॉवल से अपना चेहरा पोंछने ही वाली होती है। तभी वो देखती है कि उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है। फैन लिलिन कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोने से पहले मैंने एचबीएन का स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ किया था। तभी उसकी नज़र उसकी एचबीएन की बोतल पर जाता है। तभी वो नोटिस करती है कि वो बोतल्स बिल्कुल भरी हुई है और उसे रियलाइज़ होता है कि जब उसने लास्ट टाइम इस बोतल को यूज़ किया था तो वो बिल्कुल खाली था। फैन लिलिन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, कहीं मैं पास्ट में आई हूँ इसलिए तो ये सब नहीं हो रहा है। जिसके बाद अपना मूड फ्रेश करने के लिए फैन लिलिन बाहर आती है थोड़ा टहलने के लिए। आगे जाने के बाद हम उसके पीछे ल्यूजी को देखते हैं जो फैन लिलिन के पीछे पीछे आ रहा होता है। आगे जाने के बाद हम लोग दो आदमी को देखते हैं जो अपोजिट साइड से आ रहा होता है। अब फैन लिलिन जैसे ही जाती है तभी वो उस आदमी से टकरा जाती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेंग फेई का फियांसे होता है। अब उसे देखकर वो कहता है कि तुम तो वही रेस्टोरेंट वाली लड़की हो ना, हम लोग तो दोबारा मिल गए, शायद किस्मत चाहती है कि हम दोनों बार बार मिले, तुम्हें क्या लगता है। जो बात सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जिसके बाद वो लड़का फैन लिलिन का स्कार्फ निकालने की कोशिश करता है लेकिन फैन लिलिन मना कर देती है, जिस पर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। फिर वो फैन लिलिन को मारने के लिए एक डंडा उठाता है। जैसे ही वो मारने के लिए डंडा आगे करता है तभी ल्यूजी अपना हाथ आगे कर देता है, जिससे फैन लिलिन की जगह ल्यूजी को चोट लग जाती है। अब फैन लिलिन ल्यूजी को देखती है और कहती है कि तुम कौन हो, और उसी टाइम पर समय रुक जाता है। जिसके बाद ल्यूजी को कुछ दर्द महसूस होता है तो वो अपने हाथ को देखता है और कहता है कि मुझे तो चोट लग गई। फिर ल्यूजी के जख्म भी ठीक हो जाते हैं और तभी टाइम स्टार्ट हो जाते हैं और मेंग फेई का फियांसे और वो लड़का दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि मेंग फेई के फियांसे को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। अब वो लोग वहाँ पर लड़ाई शुरू करते तभी वहाँ पर फैन भी अपनी ट्राई साइकिल लेकर पहुँच जाता है। ल्यूजी फैन लिलिन को उठाकर ट्राई साइकिल पर बिठा देता है। ल्यूजी कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूँगा, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे कि उसे देखकर फैन लिलिन भी ल्यूजी को पकड़कर अपने साथ बिठा देती है। फिर वो लोग वहाँ से सही सलामत वापस चले जाते हैं। फिर फैन भी पूछता है कि तुम लोग ठीक तो हो, तुम लोग इस सिचुएशन में आखिर पड़े कैसे, और बताओ क्या मेरा ट्राई साइकिल यूज़फुल नहीं है। जो बात सुनकर ल्यूजी स्माइल करता है और इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन सोच रही होती है कि ये वही ट्राई साइकिल है जिस पे मैं बचपन में स्कूल जाया करती थी और ये वही डैड है जो मुझे बचपन में इसी ट्राई साइकिल पर बिठाकर स्कूल ले जाया करते थे। फिर हमें फैन लिलिन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है और उसके पापा उसे उसी ट्राई साइकिल में बिठाकर घर लेकर आते हैं, जहाँ पर मोहल्ले के सारे बच्चे फैन लिलिन के पास जाकर कहते हैं कि फैन लिलिन की इस खटारा गाड़ी में रोज आया जाया करती है। जो बात सुनकर फैन लिलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस गाड़ी पर लात मार के कहती है कि ये गाड़ी सच में खटारा है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और उसकी मॉम उसे लेकर आती है। तभी वो देखती है कि उसकी जो पुरानी ट्राई साइकिल है उसके डैड ने उसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया है। उसके चारों तरफ बलून्स होते हैं और फैन लिलिन बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह उस ट्राई साइकिल में बैठी होती है। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और मोहल्ले के सारे बच्चे फैन लिलिन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि फैन लिलिन तो बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह लग रही है, क्या मैं भी इस ट्राई साइकिल में बैठ सकती हूँ। और वो मोमेंट फैन लिलिन की चाइल्डहुड का बेस्ट मोमेंट था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन ये सब कुछ बातें याद करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो फैन बेई से कहती है कि फैन बेई
क्या तुम मेंग फेई को लाइक नहीं करते? बताओ मुझे। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जाकर उसे प्रपोज करो और उससे शादी कर लो, वरना उसकी फैमिली उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करा देंगे। तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। ये सुनने के बाद फैन भी अपनी ट्राईसाइकिल रोक देता है। तभी ल्यूसी फैन लिलिन को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन फैन लिलिन नोटिस करती है कि उसके हाथ में चोट नहीं लगी है। फिर वो ल्यूसी को देखती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी थी ना, फिर वो गायब कैसे हो गई? तुम आखिर हो कौन? वो दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और इस मोमेंट पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की शुरुआत में हमें फैन लिलिन का प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन अपने ऑफिस में होती है और उसकी बॉस उसे डांट रही होती है और कहती है कि इस कंपनी को तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, तुम बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रही हो और अगर तुम्हें इस कंपनी में आगे चल के काम करना है तो तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जो बातें सुनकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और बाहर आने के बाद वो ये सोचने लगती है कि क्या वो इतनी ज़्यादा यूज़लेस है। तभी वहाँ पर दूसरी एम्प्लॉय आती है और फैन लिलिन को पेपर्स देते हुए कहती है कि इसे जेरोक्स करके मेरे पास लाओ। इधर सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ फैन लिलिन होती है जिससे हर कोई अपना काम करवाता है। फिर हमें ल्यूसी को दिखाया जाता है जो सबकी बातें सुन पा रहा था। तभी उसे फैन लिलिन की विश सुनाई देती है। वो कहती है कि काश मैं अपनी बॉस की भी बॉस होती। मुझे ये लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। शायद मुझे यूजलेस कामों के लिए बनाया गया है। मैं अपनी पूरी मेहनत करती हूँ फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा डांट मिलती है। वो ये सब सोच रही होती है तभी फैन लिलिन के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जहाँ पर आज फैन लिलिन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। जिस पर फैन लिलिन का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारी ऑफिस के पास वाले होटल में हूँ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब तुम यहाँ पर आ जाना। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि जब हम लोग होटल में मिल ही रहे हैं तो फिर आज का रूम तुम बुक कर दो। फैन लिलिन भी खुश होती है। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी रूम बुक कर देती हूँ। जिसके बाद जल्दी से फैन लिलिन एक रूम बुक कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैन लिलिन की एम्प्लॉय उसे कह रही होती है कि काम तो पूरा हुआ ही नहीं, ये HBN के चक्कर में मेरी पूरी रात की मेहनत बेकार हो गई। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि काम तो पूरा हुआ ही नहीं, इसका मतलब हमें इसे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। फैन लिलिन कहती है कि मैं इसे अकेले पूरा नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। HBN के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें याद करके हमें सब कुछ कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि HBN एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और हम लोग इसके बारे में जितना अच्छा लिखेंगे सब लोग उतना ही ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। जिसके बाद वो एम्प्लॉय कहती है कि वैसे फैन लिलिन तुम्हारा स्किन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या तुम भी HBN का ही प्रोडक्ट यूज़ करती हो? तो फैन लिलिन कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनकर वो एम्प्लॉय कहती है कि अगर ऐसी बात है तो HBN का प्रोडक्ट आज से मैं भी यूज़ करूँगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सच में ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो बात सुनकर फैन लिलिन मुस्कुराती है। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें उसी होटल का दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग ल्यूसी को भी देखते हैं। फिर हम लोग फैन लिलिन के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो किसी के साथ होता है और वहीं पर ल्यूसी को भी देखते हैं जो फैन लिलिन के बॉयफ्रेंड को ही देख रहा था। जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से चला जाता है तो फैन लिलिन नोटिस करती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ है। जब वो लोग एक दूसरे के पास आते हैं तो फैन लिलिन का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि एक्चुअली ये मेरी कज़न है और ये बिजनेस ट्रिप में मेरे साथ आई है और ये हमारे साथ ही घूमेगी। जो देखकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसकी कज़न कहती है कि जो तुमने रूम लिया है क्या उसमें सिंगल बेड है? अगर ऐसा रहा तो हम में से किसी एक को सोफे में सोना पड़ेगा। फिर वो फैन लिलिन को देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। इसके कपड़े देखकर लग रहा है कि इसे ठीक से ड्रेसिंग का सेंस नहीं है। जो बात सुनकर फैन लिलिन का बॉयफ्रेंड हंसने लगता है और फैन लिलिन से कहता है कि एक्चुअली ये न्यूयॉर्क में रहती है, इसलिए उसे यहाँ के स्टाइल के बारे में कुछ खास पता नहीं, इसलिए वो ऐसा बोल रही है, लेकिन इसकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन फैन लिलिन को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वो बोल देती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना, उसे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए उसे वापस जाना है। ये बोलकर
फैन लिलिन वहाँ से चली जाती है। फैन लिलिन के जाने के बाद उसके बॉयफ्रेंड की कज़न कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा रूड है। फिर नेक्स्ट सीन हमें फैन लिलिन का दिखाया जाता है, वो बस पर आई होती है और उसे मैसेज आ रहे होते हैं उसके बॉयफ्रेंड की, जो उससे कह रहा होता है कि मैं तुमसे कल बात करूँगा, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। जो फैन लिलिन को अच्छा नहीं लगता और वो फ़ोन साइलेंट कर देती है। तभी एक बच्ची जब बस से उतर रही होती है तो उसकी आइसक्रीम फैन लिलिन की जैकेट पर लग जाता है, जिसके बाद फैन लिलिन उस आइसक्रीम को पोंछने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक बुजुर्ग आदमी से टकरा जाती है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी फैन लिलिन को काफ़ी बुरी नज़र से देख रहा होता है और उसे अपनी थाई में बैठने के लिए कहता है, जो देखकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन अपने ऑफिस पर होती है और वहाँ पर काम कर रही होती है। तभी उसे फ्लैशबैक हिट होता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि उसकी बॉस ने HBN के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए थे और कहा था कि सब कोई इसे बांट लेना, लेकिन फैन लिलिन को वो नहीं मिलता। जिसके बाद फैन लिलिन ने HBN का प्रोडक्ट अपने पैसों से खरीदा था। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने घर वापस चली जाती है, जहाँ पर उसके मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। फैन लिलिन की मॉम फैन लिलिन के डैड को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे इतना स्टूपिड बन के नहीं रहना है, वरना सब लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। उसे थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए। घर आते ही अपने मॉम और डैड को इस तरह से लड़ते फैन लिलिन बाथरूम में घुस जाती है और वहाँ पर शावर ऑन करके बस यही सब कुछ सोच रही होती है कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बोरिंग है। उसे हर जगह पर ताने सुनने को मिलते हैं, ऑफिस में भी उसे हर चीज़ के लिए डांट मिलती है, जबकि वो सब काम अच्छे से करती है। वो हर एक चीज़ परफेक्टली करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती। सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे अपने बॉस से डांट सुनने को मिलता है। फैन लिलिन ये सोचने लगती है कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे प्यार करेगा और उसे पूरी दुनिया की खुशी ला कर देगा बिना उसे चीट किए। नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन के मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करने लगते हैं। तभी फैन लिलिन बाथरूम से बाहर निकलती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है, और ये वही मोमेंट होता है जब फैन लिलिन गुस्से में घर से बाहर निकली थी। फैन लिलिन कहती है कि अब उसे यहाँ पर नहीं रहना। वो रोज़ की इन झगड़ों से परेशान हो गई है और ऑफिस के बॉस से। जिसके बाद वहाँ पर फैन लिलिन की मॉम आती है और कहती है कि देखो तुम्हारे डैड किस तरह से मुझसे लड़ रहे हैं, और जब तुम घर आई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, भला ऐसे कौन आता है। फैन लिलिन परेशान हो गई थी और उसने मन बना लिया था कि उसे इस घर में नहीं रहना है। इधर दूसरी तरफ उसकी मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे। फैन लिलिन बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक वो रुक के कहती है कि मुझे आप लोगों के साथ अब और नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फैन लिलिन को इतने गुस्से में आते देख इधर सब लोग शॉक्ड होते हैं। फैन लिलिन की मॉम कहती है कि अब तुम भी मुझे परेशान करने लगी, तुम्हारे डैड तो मुझे परेशान कर ही रहे थे, अब तुम भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही परेशानी झेली हुई है, और ख़ास करके जब मैंने इससे शादी किया था। जिस पर फैन लिलिन के डैड भी कहते हैं कि मैं भी परेशान हो गया हूँ। और इधर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि आप लोगों को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। फैन लिलिन वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह से घर छोड़ने की बात क्यों कर रही हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। उसी समय 12 बजने वाले होते हैं और न्यू ईयर भी आने वाला होता है। जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं, फैन लिलिन ये विश करती है कि उसे सब कुछ चेंज करना है। वो अपने डैड को चेंज करना चाहती है और कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे वो दोबारा इस दुनिया में पैदा ही ना हो। जिसके बाद अचानक ही हमें ल्यूजी को दिखाया जाता है और वो सब बातें सुनने के बाद ल्यूजी मुस्कुराता है और उसी टाइम पर टाइम स्टॉप हो जाता है और हमें डायरेक्ट 1995 का दिखाया जाता है। फैन लिलिन की ये विश पूरी हो जाती है और वो अपने मॉम और डैड की कॉलेज के टाइम पर पहुंच जाती है। जिसके बाद हमें फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन बेई ने डिसाइड कर लिया होता है कि आज वो किसी भी तरह से मेंग फेई को प्रपोज करके रहेगा। अब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं फैन बेई को देखकर कहने लगते हैं कि ये तो वही लड़का है ना जो कैफे टीना में फूड बेचता है,
ये इतना ज़्यादा शिवर क्यों कर रहा है, क्या ये गाना गाने वाला है? यही सब बोलकर वो लोग फैन बेई का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी ल्यूसी उस लड़के की तरफ देखता है और उसी टाइम पर टाइम रुक जाता है, जिसके सेकेंड टाइम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा ताली बजाने लगते हैं और फैन बेई को चीयर करने लगते हैं कि तुम ये कर सकते हो। जो देखकर फैन बेई तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि इन सबको अचानक से क्या हो गया, क्योंकि अब तक तो ये लोग मुझे डीमोटिवेट कर रहे थे। जो सब कुछ देखकर ल्यूसी स्माइल करता है और फैन लिली ल्यूसी की तरफ देखती है और वो सोच रही होती है कि ज़रूर ये सब कुछ ल्यूसी ही कर रहा है। तो ल्यूसी कहता है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो, वहाँ पर देखो। जिसके बाद फैन बेई अपना गाना शुरू करता है और जब वो गा रहा होता है तो फैन लिलिन वो देखकर इमोशनल हो जाती है और सोच रही होती है कि वो कितनी बुरी है। वो खुद के लिए अपने मॉम और डैड को अलग करना चाहती थी, जबकि इसमें उनकी कोई गलती ही नहीं। वो हर वक्त यही सोचती रही कि अगर वो पास्ट में आ जाएगी और वो अपने मॉम और डैड को मिलने से रोक देगी तो वो लोग कभी शादी नहीं करेंगे और इससे फैन लिलिन कभी पैदा ही नहीं होगी, जिससे उसे इतनी प्रॉब्लम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा जैसे वो अभी कर रही है। ऑफिस जाते वक्त भी और आते टाइम भी हर समय वो प्रॉब्लम से ही गुजरती रहती है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फैन लिलिन ये सब कुछ किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, उसे सब कुछ अकेले ही खुद झेलना पड़ता है और फैन लिलिन इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन ये सब कुछ सोच कर रो रही होती है और अपने मन में डिसाइड कर लिया होता है कि वो अपना प्लान कैंसिल कर देगी। वो अपने डैड की तरफ देखती है जो मेंग फेई के लिए सॉन्ग गा रहे होते हैं अपनी पूरी हिम्मत करके। उसे रियलाइज़ होता है कि डैड मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और वो ये सब बहुत ज़्यादा गलत कर रही है और उसे ये सब कुछ रोकना है। जिसके बाद वहाँ पर मेंग फेई आ जाती है। मेंग फेई के आने के बाद फैन भी अपना गाना गाना स्टॉप कर देता है और स्माइल करता है। फिर वो कहता है कि मैं ये सॉन्ग अपने बहुत ही पसंदीदा इंसान को डेडिकेट करना चाहता हूँ। जिसके बाद फैन लिलिन मेंग फेई को देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा विश कर रही होती है कि काश फैन बेई मेंग फेई का नाम ले। मेंग फेई भी रो रही होती है, फैन बेई भी इमोशनल होता है और वो सॉन्ग गा रहा होता है और इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन भी रो रही होती है। जिसके बाद वो जोरों से ल्यूसी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं ये विश मांगती हूँ कि मैंने जो भी विश किया था वो मुझे इनकम्प्लीट करना है। मुझे अपनी विश पूरी नहीं करनी और मुझे वापस अपने टाइम में जाना है। सब कुछ जैसा है वैसे ही रहने दो। फैन लिलिन रोते हुए कहती है कि क्या तुम मेरी ये विश पूरी कर सकते हो? जो सुनकर ल्यूसी कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद फैन बेई कहता है कि मैं इस सॉन्ग को उस इंसान को डेडिकेट करूँगा जिससे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ और आज मैं सबके सामने ये बोल रहा हूँ। जो सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चीयर अप करने लगते हैं और इधर मेंग फेई भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, लेकिन उससे ज़्यादा फैन लिली नर्वस होती है और अपने मन में सोच रही होती है और विश कर रही होती है कि बस डैड किसी तरह से मॉम का नाम ले ले। फैन लिली रोने लगती है और ल्यूसी का हाथ जोरों से पकड़ लेती है। जिसके बाद ल्यूसी उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और उस मोमेंट पे फिर से टाइम स्टॉप हो जाता है। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन के आंसू पोंछता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि तुम अपनी लाइफ से परेशान थी और तुम्हें सब कुछ चेंज करना था और मैंने उसके लिए तुम्हें एक चांस भी दिया। तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम अपना आने वाला फ्यूचर बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज कर सकती हो, लेकिन तुमने वो चूज़ नहीं किया क्योंकि तुम अपनी मॉम और डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। यहाँ आके तुम्हें पता चला कि हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है और तुम्हारी लाइफ में भी कुछ इसी तरीके से प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है जो तुम्हें खुद से ढूंढना पड़ता है। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन को किस करता है। किस करते टाइम ल्यूसी ये बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी ये विश भी पूरी करनी पड़ेगी और मुझे ये भी पता है कि आज के बाद मैं तुमसे फिर मिलूँगा। अगर किस्मत में रहा तो मैं तुम्हें याद रहूँगा, वरना तुम भी मुझे एक अजनबी की तरह ट्रीट करोगी। जिसके बाद टाइम फिर से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर फैन बेई
बोल देता है कि मैंने ये सॉन्ग मिंग फेई के लिए बनाया था और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो सबके सामने मिंग फेई को प्रपोज करता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फैन लिलिन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अब जब फैन लिलिन की ये विश भी पूरी हो गई तो ल्यूसी गायब हो जाता है। फैन लिलिन अपने मॉम और डैड को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो ल्यूसी को थैंक यू बोलने ही वाली होती है, तभी वो नोटिस करती है कि उसके साइड पर ल्यूसी नहीं है। फैन लिलिन अपने आसपास देखती है लेकिन ल्यूसी कहीं भी नहीं होता, जिसके बाद फैन लिलिन को एक लाइट हिट होती है। इसका मतलब कि अब फैन लिलिन के प्रेजेंट जाने का टाइम आ गया है। जैसे ही वो अपने प्रेजेंट में जाने लगती है उसे सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से वो ल्यूसी को बोला करती थी कि वो मेंग फेई से शादी कर ले और ल्यूसी उसे इस बात पर मना करते रहा। यही सब मोमेंट हमें रिवर्स करके दिखाया जा रहा था, जिसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब न्यू ईयर आने वाला था और फैन लिलिन ने डिसाइड कर लिया था कि उसे अब इस घर पे नहीं रहना। जहाँ पर फैन लिलिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुमने आखिर ऐसा बात क्यों बोला कि तुम हमें छोड़ के चली जाओगी। और वो देखकर फैन लिलिन की मॉम को भी गुस्सा आता है और वो गुस्से में फैन लिलिन के ऊपर हाथ उठाने ही वाली होती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है। जिसके बाद फैन लिलिन अपनी मॉम को पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप लोग इस तरह से लड़ा मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फैन लिलिन कहती है कि आप और डैड दोनों एक बहुत ही अच्छे कपल हो और दोनों इस तरह से लड़ाई बिल्कुल मत करना और एक दूसरे पर शक बिल्कुल मत करना। डैड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है, इसलिए उन पर गुस्सा बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद फैन लिलिन के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से इसीलिए शादी किया था क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे ज़िंदगी भर खुश रखूंगा। हमारे बीच थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन तुम उस पर बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। फैन लिलिन की मॉम भी उसे संभालती है और कहती है कि तुम शांत हो जाओ, इस तरह से छोटे बच्चों की तरह रोना बंद करो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें फैन लिलिन के ऑफिस का दिखाया जाता है। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो चुकी होती है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ चुका होता है। फैन लिलिन समझ जाती है कि अब उसे किस तरह से काम करना है, उसे दूसरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और अपने हिस्से का काम पूरी मेहनत से करना है, चाहे बाकी लोग उस हिस्से का काम करे या ना करे, और अपनी तरफ से उसे पूरी कोशिश करनी है। जिसके बाद वो एक सीन में ये याद कर रही होती है कि जो मैंने देखा क्या वो सब कुछ सच था, क्या मैं सच में टाइम ट्रेवल करके आई हूँ और वो इंसान मेरे सपनों में हर रोज आता है जो पास टाइम पर हर वक्त मेरे साथ रहा करता था और एक तरफ से वो मेरा सेवियर भी था। यही सब बातें सोचकर फैन लिलिन एक दिन टहल रही होती है, तभी फैन लिलिन को कुछ महसूस होता है। तभी देखते हैं कि कोई फैन लिलिन का स्कार्फ आगे कर रहा होता है और उसके हाथ में चोट भी लगा होता है जैसे ल्यूसी के हाथ में लगा था। फैन लिलिन समझ जाती है कि ये वही सपने वाला लड़का है। फैन लिलिन जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि वहाँ पर ल्यूसी खड़ा होता है। फिर वो फैन लिलिन को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझे पहचान लिया। फैन लिलिन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर फैन लिलिन उसे देखकर स्माइल करती है, जिसके बाद ल्यूसी उसे हग करता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, और इस मोमेंट पे हमारा ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है।